आपने कांग्रेस का झंडा आपने खुद उठा रखा है। आप किसी से सलाह मशवरा लो कि हमारी पार्टी ऊपर कैसे जाएगी। तो क्या आप सजेस्ट कर दीजिए क्या करना चाहिए? सजेशन मैं कह तो रहा हूँ ना। हाँ। मैं एक जनता का रहने वाला हूँ, दिल्ली का नागरिक हूँ, ओखला विधानसभा से मैं वोटर हूँ। मैं राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, सारे विपक्ष के नेताओं से एक बात कहता हूँ कि आज आप ये ऐलान कर दो कि ईवीएम जब तक चलेगी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और ये पब्लिक भी चाहती है कि ईवीएम खत्म हो, बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो। आप ये कहो ना, जनता आपके साथ आएगी, जनता आपके साथ आएगी। राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन को घेरें, आप चक्का जाम कर दें भारत में, आप किसी भी सूरत में इलेक्शन ना होने दें, नहीं तो आप कह दें मोदी जी आप जीत गए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। भारत राहुल गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करके, परिक्रमा करके भारत के लोगों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका दर्ज कराने के लिए निकल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है आज़ाद देश में, और आज़ादी से पहले, आज तक के आज़ादी से पहले लीजिए या आज़ादी के बाद, इतनी बड़ी लंबी यात्रा किसी ने किया नहीं है। और लोगों को जगाने का काम, लोगों के बीच में जाने का काम किसी ने हिम्मत जुटाया ही नहीं है, जो कि राहुल गांधी जी ने अपनी हिम्मत को दिखाया है। और सबसे बड़ी बात ये लड़ाई, जो ये यात्रा है, ये यात्रा राजनीतिक मुद्दे को लेकर है, ये यात्रा सामाजिक मुद्दे को लेकर ये यात्रा आर्थिक मुद्दे को लेकर ये यात्रा है, तो शैक्षणिक मुद्दे को लेकर ये यात्रा है। और इस यात्रा में वो तमाम लोग शोषित हैं इस वर्तमान सरकार से, और इस वर्तमान सरकार को जगाने के लिए, और किसके माध्यम से, देश की आम जनता के माध्यम से, इसलिए ये यात्रा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्किस बानो को न्याय मिला है, क्या कहेंगे? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने का काम अगर किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने का काम करती है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर के मुद्दे को लेकर देख लीजिए, चाहे किसान के मुद्दे को लेकर देख लीजिए, चाहे पहलवान खिलाड़ी के मुद्दे को लेकर देख लीजिए, चाहे रोजगार को लेकर देख लीजिए। वो तमाम मुद्दे जब हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास जताते हैं, सुप्रीम कोर्ट आगे आती है, और सुप्रीम कोर्ट हमें वो जो हम विश्वास करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो न्याय देती है। और उस न्याय को मिला है बिल्किस बानो को। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह पे एक तमाचे वाली एक थप्पड़ है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जब अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा था, अमृत महोत्सव की बात कही जा रही थी लाल किला से, मोदी जी ने ही कहा था, मोदी जी ने ये कहा था कि आज़ादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग, तमाम कैदी जो जिनके आचरण अच्छे हैं, उनको जेल से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन उस जेल से बाहर उनको नहीं निकाला गया जो आलू चोरी करने के चक्कर में जेल में है, जो प्याज चोरी करने के चक्कर में जेल में है, जो छोटे छोटे जो कोई चालान नहीं दे पाया उसके चक्कर में जेल में है, जो आपसी जो मतभेद हो गया और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास वकील नहीं था, वो जेल में। उसकी बजाय किनको इन्होंने आचरण अच्छा माना? एक देश का रैपिस्ट जिसने गर्भवती महिला का रेप किया, तो उसका आचरण तो उस समय पूरी देश को दिख गया था, पूरी दुनिया को दिख गया था। लेकिन आपने आचरण के माध्यम से आपके तमाम विधायक और आपके तमाम संगठन, विश्व हिंदू परिषद और वो तमाम संगठन ने फूल माला से उसका स्वागत किया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आचरण क्या हो सकता है। और उसका नतीजा उसके बाद निकलने को देखने को मिल गया पूरे भारत में। कैसे? उसके बाद से हिम्मत बढ़ा कुलदीप सेंगर का, उसके बाद से हाथरस कांड में जो बीजेपी के जो नेता था उसका हिम्मत बढ़ा, उसके बाद से हिम्मत बढ़ा तो चिन्मय नंद का हिम्मत बढ़ा, उसके बाद से अगर किसी का हिम्मत बढ़ा तो बृजभूषण सिंह का, जो महिला खिलाड़ी जो मेडल लाती है, उनको शोषण करने का काम किया इन्होंने। तो उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा ही, बेटी बचाओ की बात हो रही थी, हम तो कह रहे नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लेकिन आज नारी सशक्तिकरण के नाम पर अगर बेटी बचाने की जरूरत अगर किसी से पड़ रही है तो उस भारतीय जनता पार्टी से पड़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी देते हैं और उनकी बात पे अमल होता है। सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया, लेकिन जो अंधभक्त, जो उनके जुबान फुसली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन अंधभक्तों ने सुन लिया। इसी के माध्यम से वो हमेशा बात बात पर किसकी बात करेंगे कि जिहादी की बात करेंगे। और तमाम इनके लोग, आपने उसके बाद बयान नहीं सुना था, ऐसे बयान, निंदनीय बयान कि आपको बताए, एक विशेष धर्म के लोगों को कटाक्ष करते हुए ये कहा उनकी बहन बेटी को अगर कहीं से उठाना पड़ेगा तो उस जगह से उठाएंगे जहाँ वो परमेश्वर के चले जाते हैं, वहाँ से भी उठाने की जरूरत है, वहाँ से भी हम जिहादी का कार्यक्रम चलाएंगे। तो ऐसी सोच उन्होंने उत्पन्न कर दिया। कपड़े के आधार पे कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है, ये बात मोदी जी रैली के अंदर करते हैं। शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं कहते? विपक्ष के एक नेता कहते हैं बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं।
सुनिए, आपने जिसकी बात किया उन्होंने, क्या आज वो देश में है? और जिनकी आपने बात किया उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया आपको बता देता हूँ मैं। सुकन्या योजना के आधार पर महिलाओं को छात्रवृत्ति देकर और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर खुद आत्मनिर्भर बन के उसको सशक्त करने का काम उन नेता ने किया जिनका नाम आपने लिया। और महिलाओं को विशेष छात्रवृत्ति देकर स्किल देने का काम उस सरकार ने किया। महिलाओं को सबसे ज़्यादा देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा नौकरी देने का काम उस शासनकाल में हुआ। अखिलेश की शासनकाल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जिस पे कटाक्ष करते हो महिला का सशक्तिकरण कहाँ से होता है? जिसको आप सड़क पे ले आए वहाँ से होता है, या आप जिसको आपने नौकरी दे के आत्मनिर्भर बनाया वहाँ पे होता है? तो ये तो आपसे ही सवाल बनता है और आप ही बताइए आज महिलाओं की स्थिति क्या है। उसी जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। महिला कॉलेज जाती है, छात्रा को गोली मार दिया जाता है, लेकिन तमाम मीडिया में खबर नहीं बनता है। महिला कॉलेज के अंदर जाती है, प्रोफेसर उसके साथ शोषण किया जाता है और जब मुद्दा उठता है लेकिन तमाम मीडिया के अंदर खबर नहीं आती है और वो न्यायालय से बरी हो जाता है। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर महिला को रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार बिना परिवार को बताए हुए कर दिया जाता है, पूरे परिवार को नहीं बताया जाता। उसी उत्तर प्रदेश में एक रेपिस्ट और एक उसे 2 फीट के नल से आत्महत्या कर लेता है, लेकिन पूरे राज्य को पता ही नहीं चलता है कि वो आत्महत्या 2 फीट के नल से कैसे कर लेता है। तो ये तमाम वाजिब सवाल है। महिलाओं की तरफ कोई भी आंख उठा के देखता नहीं है अब यूपी में। सुनिए, मैंने ये तमाम जो काउंट कराया क्या किसी और राज्य से करवाया काउंट? तो और भाजपा के लोग कहते हैं। सुनिए, भाजपा के लोग कहते हैं तो भाजपा के ही आप सुनिए, केंद्र का एनसीआरबी रिपोर्ट के सुनिए, मैं आप सब आपकी बातों में ही जवाब तो दे दूं सर। मैं कह रहा हूँ एनसीआरबी कहीं और की संस्था नहीं है, हमारी संस्था है, सरकारी संस्था है। और एनसीआरबी का रिपोर्ट ये कहता है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश विकास में नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है महिलाओं के ऊपर अपराध में, महिलाओं के ऊपर अपहरण हुआ है, महिलाओं के ऊपर शोषण का केस बढ़ा है। तो ये आप बताइए, एनसीआरबी का रिपोर्ट आप मानिएगा नहीं मानिएगा मुझे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी को और तमाम लोगों को मानना चाहिए क्योंकि ये सरकारी संस्था है। तो मैं एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक ही कहता तरफ आएंगे भैया। क्या लग रहा है राहुल गांधी जो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, क्या 2024 में कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ना बीजेपी के खिलाफ, ना कांग्रेस के खिलाफ, ना आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन आज हमारी जनता परेशान है। हमारी सरकार जो काम उसको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। और जो ये विपक्ष वाले हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल हो, अनदर कोई भी हो, ये हमारा जो विपक्ष है ना, ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है बहुत हल्का पड़ रहा है। आज जैसे ये कहते हैं कि जी ईवीएम घोटाला, मैं मानता हूँ ईवीएम घोटाले यूपी के अंदर बतेरी गाड़ी पकड़ी गई, मशीनें इधर से उधर हो गई। विपक्ष ये क्यों नहीं कहता कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता? राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी या दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं कहता कि मोदी जी हम इलेक्शन कमीशन से ये क्यों नहीं कहता कि हम आपको निर्वाचन घोषित करते हैं, आप जीत जाते हैं, हम इलेक्शन ही ले लेते? अरे आप एक तरफ कहते हो कि ईवीएम घोटाला, आप एक तरफ कुछ ना कुछ बातें ऐसे शोषण छोड़ देते हो, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे? आप ये कहो ना, जनता आपके साथ आएगी, जनता आपके साथ आएगी। राहुल गांधी जी, इसमें कोई शक नहीं कि लोग आपको पप्पू कहते हैं। हकीकत में यह है कि आप सही से राजनीति करना ही नहीं जान रहे। अरे आप किसी भी आदमी को भारत के पढ़ा लिखा है, अगर आप उसको राजनीति सौंपोगे ना, आपने कांग्रेस का झंडा आपने खुद उठा रखा है, आप किसी से सलाह मशवरा लो कि हमारी पार्टी ऊपर कैसे जाएगी। तो क्या आप सजेस्ट कर दीजिए क्या करना चाहिए? सजेशन मैं कह तो रहा हूँ ना, मैं एक जनता का रहने वाला हूँ, दिल्ली का नागरिक हूँ, ओखला विधानसभा से मैं वोटर हूँ। मैं राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, सारे विपक्ष के नेताओं से एक बात कहता हूँ कि आज आप ये ऐलान कर दो कि ईवीएम जब तक चलेगी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और ये पब्लिक भी चाहती है कि ईवीएम खत्म हो, बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो। आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारी देश की जनता के अंदर ताकत बढ़ेगी और हमारी चुनी हुई सरकार हमारे सामने आएगी। क्योंकि आज जो कुछ हम देख रहे हैं, पब्लिक भाई साहब बहुत कुछ देख रही है, लेकिन पब्लिक क्या करे बेचारी, क्योंकि नेता ही सब कुछ करते हैं। अगर वो मुद्दा उठाएंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप उठाएं, इलेक्शन कमीशन को घेरें, आप चक्का जाम कर दें भारत में, आप किसी भी सूरत में इलेक्शन ना होने दें, नहीं तो आप कह दें मोदी जी आप जीत गए।